है ना? तो अर्थ विज्ञान क्या होता है ये आप समझते हैं? अ, हाँ मतलब पद या वाक्य के आधार पे जब हम अर्थ का अध्ययन करते हैं। हुँ। देखो यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, अर्थ विज्ञान एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम शब्द, अक्षर, पद, वाक्य और पंक्ति के आधार पर अर्थ का अध्ययन करते हैं, है ना? जैसे कई शब्दों के, वाक्यों के जिनमें एक से ज़्यादा अर्थ छुपे होते हैं, उन अर्थ को जानने के लिए हम अर्थ विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है? जो हमने एक प्रोसेस पढ़ी है कि भाषा विज्ञान में कैसे एक ऑर्डर फॉलो होता है कि हम स्वन विज्ञान से स्टार्ट करते हैं, स्वन विज्ञान, फिर शब्द विज्ञान जो हमारा मॉर्फोलॉजी है, फिर उसके बाद वाक्य विज्ञान सिंटैक्स, फिर अर्थ विज्ञान पर हम आते हैं। तो पहले कैसे कि एक भाषा कैसे बनती है, मतलब कैसे एक शब्द बनता है, वाक्य बनता है ना? तो उस हिसाब से जब शब्द बन जाता है, वाक्य बन जाता है, तो उसका अर्थ समझने के लिए हम अर्थ विज्ञान का विश्लेषण करते हैं, ठीक है? तो इसके बाद है फिर अर्थ और संदर्भ में मतलब क्या कंप्लीट सेंटेंस, जी मतलब कंप्लीट सेंटेंस का हम लोग स्टडी करेंगे हाँ, सेंटेंस का, वर्ड्स अर्थ का, विज्ञान। हाँ, फ्रेजेस का, के सभी के हम अर्थ को समझेंगे यहाँ पर, ठीक है? ठीक ठीक कि एक शब्द है, ये शब्द बना है तो ठीक। उसका क्या अर्थ है, एक फ्रेज बना है तो उसका क्या अर्थ है, या एक वाक्य बना है तो उसका क्या अर्थ आता है ना? ठीक है। फिर उसके बाद हमने अर्थ और संदर्भ पर चर्चा की कि अर्थ और संदर्भ कैसे मतलब संबंध रखते हैं। अर्थ मीन्स यहाँ पर हम मीनिंग से ले रहे हैं और एक और अर्थ उसके लिए लिया गया है सेंस के लिए। तो यहाँ सेंस एंड रेफरेंस यूज किया जा रहा है मीनिंग के लिए, ठीक है ना? तो जैसे कि रेफरेंस है, तो रेफरेंस क्या है? सागर रिलेशनशिप है लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस के जो लैंग्वेजेस में जितने भाग होते हैं उनसे और लैंग्वेजेस से बाहर जितने भाग होते हैं उनसे, ठीक है? जैसे कि किसी कॉन्टेक्स्ट में हम किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? या किसी रेफरेंस में हम किसी वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उसके आधार पर उसका अर्थ देगा, है ना? यदि हम किसी रैंडम वर्ड को उठाते हैं, तो हम उसका मीनिंग डायरेक्ट नहीं ले पाएँगे कि इसका असली अर्थ क्या है ना? लेकिन जब हम किसी रेफरेंस के साथ देखते हैं, तो उसका अर्थ हम समझ सकते हैं, ठीक है? तो उसी प्रकार से 2 तरीके से रेफरेंस होते हैं, एक होता है वेरिएबल रेफरेंस और एक होता है कांस्टेंट रेफरेंस, ठीक है? तो वेरिएबल रेफरेंस वे रेफरेंस होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, मतलब एक शब्द जिसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन वो अर्थ किस पर डिपेंड करेंगे? उनके रेफरेंस पर, उनके संदर्भ पर, उनके कॉन्टेक्स्ट पर, है ना? जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, सोना है, काल है, तो इनके रेफरेंस के अकॉर्डिंग अलग-अलग अर्थ आएँगे, है ना? ठीक है? जी जी। फिर ऐसे ही कांस्टेंट रेफरेंस है जिनमें सिर्फ एक ही अर्थ होता है, ठीक है? उसमें कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी रेफरेंस में यूज़ किया जाए, है ना? उस शब्द का सिर्फ एक अर्थ होता है, तो वो कांस्टेंट रेफरेंस कहलाते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट है हम आए थे कि अब सिमेंटिक रिलेशंस क्या होते हैं? तो जो बहुत सारे शब्द जो अलग-अलग अर्थों में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें अर्थीय संबंध कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, उन रिलेशनशिप को सिमेंटिक रिलेशन कहा जाता है, ठीक है? जैसे कि देखो मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया था कि मेज़ और टेबल, ये दोनों बहुत सिमिलर शब्द हैं, ठीक है? तो ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? एक रिलेशनशिप बना रहे हैं कि हाँ, ये एक दूसरे से सिमिलैरिटी रखते हैं। लेकिन कुर्सी भी कहीं न कहीं इनसे जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन सिमिलैरिटी नहीं रखता है ना? समानता नहीं रखता है। तो वो उसका अर्थ थोड़ा-सा अलग आता है, लेकिन हम टेबल और कुर्सी का प्रयोग साथ में करते हैं, है ना? तो देखो नीचे ही लाइन लिखी है कि शब्दों के इस जाल में मेज़, टेबल, कुर्सी अर्थों के संबंध कहीं पास तो कहीं दूर हैं। जैसे कि मेज़ और टेबल क्या है? इनका जो संबंध है बहुत पास का है। ये एक ही तरह की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? मैडम आपको कहीं जाना है क्या 1:30 बजे? मतलब कोई सामान रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए या कोई भी चीज़ रखने के लिए एक टेबल होती है, मेज़ होती है, ठीक है? लेकिन कुर्सी किस लिए होती है? कुर्सी सिर्फ़ बैठने के लिए होती है ना? इस वज़ह से इनके अर्थ में क्या परिवर्तन मतलब अलग-अलग अर्थ हैं इनके,
लेकिन ये संबंध थोड़ा सा दूर का हो गया टेबल और कुर्सी का, जी। है ना? ठीक है। फिर इसी के आधार पर हमने सेमेंटिक रिलेशंस को विभाजित किया गया था, 2 आधार पर विभाजित किया था, समानता के आधार पर और असमानता के आधार पर। ठीक है। तो समानता के आधार पर हमारे पास है, पहला है सिनोनिमी, ठीक है, पर्यायता या पर्यायवाची। ठीक है। तो पर्यायता उस संबंध को कहते हैं जिसमें 2 विधेय के समान अर्थ होते हैं। ठीक है। प्रेडिकेट जानते हैं ना आप? क्या होता है विधेय? एक ही हाँ एक ही अर्थ के लिए 2 अलग-अलग शब्दों का उपयोग सागर हाँ, बोला दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ प्रेडिकेट का मीनिंग पूछ रही हूँ कि व्हाट इज प्रेडिकेट? मतलब समान अर्थ होते हैं। नहीं, देखो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में सबसे पहले 2 डिवीजन होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है। तो जो वर्ब वाला पूरा वर्ब का जो सेक्शन होता है वो प्रेडिकेट काउंट सागर होता तुझ्या है। ठीक है। नेटचा उसे ID विधेय सांग. कहा जाता है। माझं ना कनेक्टच तो यहाँ पर नव्हतं. सिर्फ हम शब्द की बात कर रहे हैं, है दोन ना? याच्यात होतं ना सेंटेंस की तुझं बात नहीं कर रहे हैं। पहा. तो फिर देखो उसके एग्जाम्पल दिए हैं, नाही, मी सोना तिने और याचं स्वर्ण, केलेलं है ना? आहे, पण शब्द क्या है? अलग अलग हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या है? एक है। ठीक है। मतलब एक शब्द के लिए उनके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है। या एक अर्थ के लिए उनके शब्द अलग अलग हैं। कौन सा वाक्य सही है? ये वाला एक शब्द के अर्थ अलग-अलग। नहीं, एक अर्थ के लिए शब्द अलग अलग है। उल्टा। हाँ ये हाँ, सोना अलग-अलग। और हाँ, स्वर्ण। ठीक है। जैसे कि मृग और हरण। हाँ मृग और हिरन। मृग और हिरन। मृग और हिरन, जैसे कि हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? बोलो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे हिरन और मृग। हाँ, तो ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ एक है ना? तो पर्यायवाची शब्द, हाँ, बट उसका अर्थ एक ही है। हाँ, जी। तो पर्यायवाची शब्द यही होते हैं, है ना? तो ये समानता के आधार पर है ये वाला पॉइंट। ठीक है। फिर ठीक, सेकंड है पैराफ्रेज, सविस्तार। ठीक है। हाँ। पैराफ्रेजिंग क्या होती है? एक वाक्य में शब्दों की अदला बदली, सिर्फ, जिससे उनके अर्थ में कोई परिवर्तन भी नहीं आता है, अर्थ भी वही रह जाता है, लेकिन शब्दों की अदला बदली करते हैं पैराफ्रेजिंग में, है ना? जैसे कि देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम से मोहन ने आम खरीदा, या मोहन ने राम से आम खरीदा, है ना? दोनों का अर्थ एक आ रहा है। राम से आम खरीदा। दोनों का अर्थ एक है, लेकिन हमने क्या कर दिया जी। यहाँ पर? शब्द को आगे पीछे कर दिया, तो एक सेंटेंस में परिवर्तन आ गया ना? शब्द अलग-अलग। शब्द अलग अलग हो गए, उनकी पोजीशंस अलग अलग हो गई, जी। है ना? ठीक है। तो इस प्रकार से पैराफ्रेजिंग की जाती है ना? कि सेकंड पॉइंट पैराफ्रेज है। फिर थर्ड है हाइपोनिमी। ठीक है। हाइपोनिमी क्या होते हैं? ये 2 विधेय के संबंध को दर्शाते हैं जिसमें एक विधेय का अर्थ दूसरे विधेय के अर्थ में समाहित होता है। ठीक है। मीन्स जैसे देखो एग्जाम्पल है, गुलाब क्या है? एक खूबसूरत फूल है, जिसे हम सिर्फ गुलाब बोलते हैं, सिर्फ गुलाब। तो गुलाब से हमारे दिमाग में क्या आता है कि गुलाब क्या है? फूल है एक, है ना? और कोई अर्थ, हाँ, और हाँ, फूल काउंट होगा हमारे दिमाग में कि गुलाब क्या है? फूल है। तो फूल के लिए गुलाब क्या है? एक हाइपोनिमी है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे कल ही इसने निधि ने बताया था कि जैसे कि रंग हो सकता है, जैसे नीला कहा या पीला कहा या गुलाबी कहा, है ना? तो ये हमारे दिमाग में क्या काउंट करता है कि ये कोई कलर होगा, है ना? तो ये इस हिसाब से मतलब रंग का हाइपोनिमी क्या हो जाएंगे? उसके जितने भी कलर नेम्स हैं, है ना? तो एक मतलब एक शब्द दूसरे शब्द के अर्थ को समाहित करता है। तो जैसे नीला कहा तो नीले ने क्या किया? रंग के अर्थ को समाहित करा हुआ है ना? गुलाब ने फूल के अर्थ को समाहित किया हुआ है। एक और एग्जाम्पल हमने लिया था कि प्रधानमंत्री हम कहते हैं, या नरेंद्र मोदी मैंने कहा, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के अर्थ को अभी समाहित करते हैं इस टाइम पीरियड में, है ना? तो चलो फिर नेक्स्ट है एंटिलमेंट, अनुलाग।
अब ये क्या होता है, जैसे अभी हमने नेक्स्ट पॉइंट था हमारा क्या, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में हमने क्या किया था, शब्दों की हेरफेर की थी, है ना। अब इसमें क्या होता है, एंटेलमेंट में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के अर्थ को समाहित करता है, ठीक है। मतलब दोनों वाक्य क्या होंगे, अपने आप में सत्य होंगे, ठीक है, और एक वाक्य दूसरे वाक्य का एंटेलमेंट होता है, ठीक है, एंटेल करता है उसको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और दूसरा है कोई भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। तो दोनों का अर्थ क्या आ रहा है, एक ही आ रहा नहीं हुआ। का है ना। और दोनों वाक्य एक क्या क्या है, जी सत्य है ना। तो ऐसे जितने भी वाक्य नहीं, होंगे तो खास नहीं अपने आप याद में है। सत्य जी मतलब ट्रू होंगे, काबर पे और एक ही दोनों के कैसे अर्थ होगा? मतलब सिंटैटिक स्ट्रक्चर पर वो अलग दिखेंगे, है ना, लेकिन उनका अर्थ क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है, बस कहने का तरीका अलग एक अलग ही हो आएगा। गया, है ना। तो मतलब हम ये बहुत सिमिलर सिमिलर टर्म्स हैं, सारी सम एक दूसरे से बहुत सिमिलर लगती हैं, तो यही थोड़ा सा डिफरेंशिएट हम यहाँ ऐसे कर पाएंगे कि कहाँ पर क्या चीजें हैं जो बिल्कुल अलग करती हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है होमोनिमी, ठीक है। जी होमोनिमी समनामता, वह शब्द जो देखने और लिखने में मतलब जिनकी वर्तनी क्या हो, एक जैसी हो, ठीक है, लेकिन उनके अर्थ और उच्चारण में भिन्नता हो सकती है। अब जैसे हिंदी के यदि हम देखते हैं, तो जब हिंदी में वर्तनी एक सी होगी तो ऑब्वियस की बात है कि उच्चारण एक जैसा ही होगा। कल निधि ने ये कहा था, है ना, कि वर्तनी यदि एक होगी तो उच्चारण एक होगा। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि वर्तनी एक जैसी होगी लेकिन उच्चारण अलग अलग होते हैं, है ना। तो हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि उनके वर्तनी और उनका उच्चारण क्या हो, एक हो, लेकिन उनके अर्थ अलग हों, तो वो होमोनिमी होते हैं। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक चीज बदल जाएगी कि उच्चारण भी अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही उच्चारण होगा, ठीक है। तो यहाँ जी हाँ, ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे देखो बैंक है, तो जैसे कहा कि बैंक क्या है, बैंक के कितने मीनिंग आते हैं, बताओ। रिवर बैंक हो गया या फिर बैंक जहाँ पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं। हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, है ना। तो दोनों की मीनिंग अलग है लेकिन स्पेलिंग सेम हो गई इस वर्ड की, जी है ना। और इंग्लिश में भी देखें तो हम प्रोनाउंसिएशन भी एक ही जैसा करते हैं, है ना, उच्चारण भी एक ही जैसा हो गया, है ना। तो मतलब वही है कि उच्चारण की कोई बाध्यता नहीं है यहाँ पर कि उच्चारण एक ही हो हाँ या अलग अलग हो, मतलब अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है ना। वैसे ही देखो दूसरा शब्द है आम, है जी ना, जी तीसरा शब्द है लाए। इसी तरीके से और भी कई शब्द हम मतलब ये ढूंढेंगे और एग्जाम्पल में ऐड करेंगे, ठीक है, आप लोगों को ऐड करना है। फिर होमोनिमी होते हैं दो प्रकार के, होमोफोन और जी होमोग्राफ, ठीक है। होमोफोन कम ध्वन्यात्मक वे शब्द जिनका उच्चारण एक समान होता है लेकिन उनके अर्थ और वर्तनी में क्या होती है, भिन्नता होती है ना। वो शब्द होमोफोन कहलाते हैं। सिर्फ देखो इसका लिटरल मीनिंग से बस समझो, होमोफोन कहा है मतलब सिर्फ उसका साउंड, उसका उच्चारण एक जैसा होगा, बाकी उसके अर्थ वर्तनी सब अलग अलग होंगे, ठीक है। हाँ, जैसे देखो एग्जाम्पल हमने लिखा है नीचे, ठीक है, जैसे कि हेयर, है ना। अब हेयर क्या है, वर्तनी दोनों की अलग है, दोनों के अर्थ अलग है ना, लेकिन उच्चारण क्या है, एक जैसा है ना। जैसे आई का है, तो आई का भी सेम वही है कि उच्चारण एक जैसा है, अर्थ और वर्तनी अलग। ईयर है ना, तो ईयर का भी वर्तनी अलग है ना, और अर्थ अलग है और उच्चारण एक जैसा हाँ है, अलग ठीक अलग है। है। और कोई तुम एग्जाम्पल इसमें बताना चाहोगे होमोफोन में? हाँ ठीक एक बताता हूँ। हाँ मैं सोच रहा हूँ एक मिनट। अच्छा, ठीक है, चलो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। कल अभिषेक और निधि को भी कहा था कि आप कुछ एग्जांपल्स मतलब ढूंढना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट है होमोग्राफ। होमोग्राफ हाँ वे शब्द जिनकी वर्तनी एक जैसी होती है लेकिन अर्थ एवं उच्चारण भिन्न भिन्न होते हैं। देखो यहाँ भी एक लिटरल मीनिंग यदि होमोग्राफ से लेते हैं तो सिर्फ ग्राफ किससे लिया जाए, तो सिर्फ राइटिंग, ठीक है ना, कि लिखने में एक जैसे होनी चाहिए, उनकी वर्तनी एक जैसी होनी चाहिए, उनके अर्थ और उच्चारण में भिन्नता हो सकती है, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है बियर का,
है ना। तो ये शब्द नहीं है, ठीक है, ये इसको काउंट शब्द में नहीं करना, सिर्फ ये उच्चारण के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। दिखाई दे रहा है, जैसे बियर है, बियर के बगल में मैंने लिखा हुआ है ये है ना, ये सिर्फ उच्चारण के लिए यूज किया है, ठीक है। ये दोनों और ये एक बियर का अर्थ है भालू और एक बेयर का अर्थ है सहना, है ना, बेयर करना बोलते हैं ना। तो इस अब लेकिन क्या हुआ, इनकी वर्तनी एक जैसी है ना, स्पेलिंग एक जैसी है, लेकिन इनका उच्चारण है ना अलग अलग और अर्थ अलग अलग, ठीक है, याद रहेगा। आप लोग को अपने और उदाहरण इसमें जोड़ने हैं, जिससे और आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप खुद से उदाहरण इसमें जोड़ेंगे तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉलीसेमी, ठीक है। पॉलीसेमी का अर्थ है अनेकार्थकता, ऐसे शब्द जिनके अर्थ अलग अर्थ मतलब अनेक अर्थ होते हैं लेकिन एक दूसरे के समीप होते हैं, मतलब अर्थ अलग अलग होंगे लेकिन वो अर्थ भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से समानता रखते होंगे, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगे। जैसे कि मुख है, तो मुख एक शब्द है, इसके जैसे अर्थ हैं, अब मतलब कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे गौमुख हुआ या घर का मुख हुआ। तो मुख से तात्पर्य है मुंह से, है ना, जैसे गाय का मुंह है या घर का मुंह, जैसे मेन डोर है तो वो उसको घर का मुंह कहा जाएगा, है ना। इनमें क्या सिमिलरिटी है कि एक जैसा अर्थ दे रहे हैं ये, है ना, एक जैसी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, मतलब जैसे कि देखो ब्राइट है तो शाइनिंग और इंटेलिजेंट, है ना। हम इन शब्दों का प्रयोग भी एक ही जगह एक जैसी जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे थर्ड है रन, तो रन है क्या, अ पर्सन रन द वाटर रन, ठीक है। इनके मतलब अर्थ क्या है, एक दूसरे से बहुत समीप है ना। तो देखो होमोनिमी और पॉलीसिमी में ना मेन डिफरेंस यही है कि होमोनिमी में जो होते हैं अर्थ बिल्कुल अलग अलग आते हैं, डिफरेंट अर्थ होते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलीसेमी में क्या होते हैं, इनके अर्थ एक दूसरे से कहीं ना कहीं समीप होते हैं, है ना, समानता रखते हैं। मेन डिफरेंस यही है होमोनिमी और पॉलीसेमी में। बाकी इन दोनों का वही है कि इनकी वर्तनी एक सी होगी, इनके अर्थ अलग अलग होंगे, इनके उच्चारण अलग अलग होंगे, है ना। लेकिन बस यही है कि उनके होमोनिमी में क्या होगा कि अर्थ बिल्कुल डिफरेंट होंगे और पॉलीसेमी में अर्थों में क्या होगी, कहीं ना कहीं समानता होगी, ठीक है। जैसे एक ये देखो, एक टेबल मैंने रखी थी कि पॉलीसेमी वर्सेस होमोनिमी में, ठीक है। देखो पॉलीसेमी इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ मेनी पॉसिबल मीनिंग्स फॉर अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है ना, कि वर्ड या फ्रेजेस के क्या होंगे, बहुत सिमिलर मीनिंग्स होंगे, ठीक है। होमोनिमी क्या होता है कि रिफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ अनरिलेटेड वर्ड्स दैट लुक और साउंड द सेम, है ना। अनरिलेटेड वर्ड्स मतलब वही कि वर्ड्स में क्या है, कोई भी समानता नहीं है, बहुत अलग अलग अर्थ होते हैं, है ना। देखो सेकंड पॉइंट है हैज डिफरेंट बट रिलेटेड मीनिंग, है ना, अलग अलग है लेकिन उनके मीनिंग्स क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट है हैज कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग अर्थ होंगे, वर्तनी एक, उच्चारण एक, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग। फिर थर्ड पॉइंट है हैज रिलेटेड वर्ड ऑरिजिन, है ना, एक ही वर्ड के ऑरिजिन से अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, मतलब अर्थ आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे से समान है, एक ही ऑरिजिन से आया है। लेकिन जब यहाँ अर्थ ही अलग अलग है तो ऑरिजिन भी इनके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। फिर पॉलीसेमियस वर्ड्स आर लिस्टेड अंडर वन एंट्री इन डिक्शनरीज। अब जब ओरिजिन ही एक ही है तो उस वर्ड से, एक ही ओरिजिन से जब कई सारे वर्ड्स आते हैं तो उनको एक ही ग्रुप में कर दिया जाता है कि भाई इनका एक ही मीनिंग है ना, तो वो एक ग्रुप फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन होमोनिमस में क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट होंगे क्योंकि उनके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। ठीक है, तो बस इस पर मतलब ये मेन डिफरेंस है, ये याद रखना है कि पॉलीसेमी और होमोनिमी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि सिमिलरिटी बहुत सारी है लेकिन डिफरेंस क्या है, ये मेन डिफरेंस है ना। फिर हाँ, हम अब यहाँ से हमको नया शुरू करना था असमानता के आधार पर, ठीक है, कल तक की क्लास वहाँ तक की थी। तो असमानता के आधार पर पहला है बाइनरी एंटोनिम, युग्म विलोमता, वे शब्द के जोड़े जो एक दूसरे के साथ दो दिशाओं में खड़े हों और उनका अर्थ भी एक दूसरे से विपरीत हो, युग्म विलोमता कहलाती है, ठीक है। उन शब्दों की युग्म विलोमता कहलाती है, जैसे कि सच झूठ है, लाभ हानि, है ना, सुख दुख, दिन रात, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, विपरीत हैं, इनके अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन जब ये एक युग्म की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, है ना। कहीं पर बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे वाक्यों में, बहुत सारे पैराग्राफ्स में आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये शब्दों का ग्रुप ही यूज किया जाता है, तो इन्हें बाइनरी एंटोनिम कहते हैं। इसमें पूरा पश्चिम भी आ जाता है।
हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा पश्चिम भी आएगा क्योंकि पूर्व अपोजिट है। पश्चिम उत्तर दक्षिण भी आएगा क्या इसमें? हम्म। हम्म। हाँ, और कोई एग्जाम्पल? अमीर गरीब। हाँ, मतलब ऐसे शब्द जो एक युग्म में हो, जोड़े में प्रयोग किए जाते हो किसी वाक्य में, है ना, किसी हम्म। संदर्भ में या कहीं से शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ मतलब एक जोड़े में यूज हम्म। किया जा रहे हो और वो एक दूसरे से अलग अलग हों और उनके अर्थ भी अलग अलग हों, तो वो बाइनरी एंटोनिम्स कहलाते हैं। ठीक है। मैम फिर खाना पीना। हम्म। खाना पीना। हाँ, मतलब खाना पीना तो दोनों के अर्थ तो अलग ही अलग है। विपरीत विपरीत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अर्थ अलग अलग है, तो यूज कर सकते हैं। युग्म विलोमता मतलब तो एक ये दूसरे से अर्थ मतलब अलग अलग होने चाहिए, बस अर्थ अलग अलग रखने चाहिए। तो ये राम और श्याम भी आएगा क्या इसमें? नहीं नहीं, राम और श्याम नहीं आएगा, ये सेम वर्ड्स हो गए ना, एक ही कैटेगरी के हो गए ना, नेम एंटिटी। इनमें विपरीत क्या है, राम श्याम में विपरीत क्या है? हम्म। वो तो सिर्फ एक युग में यूज किया कि दो लड़के हैं दो उनके नाम अलग अलग। है ना, लेकिन उनमें उनके अर्थों में परिवर्तन नहीं दिख रहा ना, विपरीतात्मकता दिखनी चाहिए, मतलब वही जो नीचे भी दी हुई है। मैं मैम आना ठीक। जाना। हाँ, आना जाना है। हम्म। आने का मत आना है और जाना दोनों विपरीत हैं एक दूसरे से, है ना। हम्म। मतलब दो शब्दों का ऐसा जोड़ा देखो जिसमें दोनों के ये अर्थ अलग हों, विपरीत हों, एक दूसरे से विपरीत हों और वो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, है ना। ठीक ऊंच है। नीच आएगा इसमें? हाँ, ऊंच नीच आ जाएगा। उठना बैठना। हाँ, ठीक है, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे। चलो, फिर सेकंड है कन्वर्स, विपरीतात्मकता। देखो ये भी दोनों में सिमिलरिटी है, बाइनरी एंटोनिम और कन्वर्स में ये सिमिलरिटी है कि देखो बाइनरी एंटोनिम में हम क्या कर रहे हैं, युग्म का प्रयोग कर रहे हैं ना, दो शब्दों के ग्रुप का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कन्वर्स में ऐसा नहीं है, हम्म। कन्वर्स में सिर्फ एक ही शब्द का इंडिविजुअल वर्ड का प्रयोग होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या होंगे, एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखते होंगे। जैसे देखो इसकी डेफिनेशन है कि जब किसी एक विधेय का अर्थ दो वस्तु के बीच के संबंध को दर्शाता है और दूसरे विधेय का अर्थ पहले विधेय के अर्थ से विपरीत अर्थ रखता हो, तो इन दोनों विधेय को एक दूसरे की विपरीतात्मकता कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि राम मोहन का पुत्र है ना, और मोहन राम का पिता है। ठीक है, दोनों के अर्थ एक जैसे देखे जाए तो एक जैसे लगेंगे, लेकिन है नहीं। यहाँ पहले वाक्य में क्या है कि क्या पूछा गया है कि मोहन का पुत्र कौन है ना, यहाँ पुत्र के बारे में बात हो रही है, तो फोकस किस पे है, पुत्र पे, जो है राम। ठीक है, दूसरा वाक्य क्या है, मोहन राम का पिता है, तो दूसरे वाक्य में क्या पूछ रहे हैं, पिता कौन है, तो यहाँ फोकस पिता पर है कि मोहन राम के पिता हैं। ठीक है, तो ये ऐसे विपरीतात्मकता होगी, जैसे कि एक्स इज द पेरेंट ऑफ वाई, एक एग्जाम्पल, जैसे एक्स इज द पेरेंट ऑफ वाई और वाई इज द चिल्ड्रन ऑफ एक्स, है ना। ये वाला समझ में आया एग्जाम्पल, ये सिमिलर ही इसी के जैसा है ना। ऐसे कोई और तुम लोग बताओ, कोई एक आध एग्जाम्पल देखते हैं अभी। श्याम राम के शिक्षक हैं और राम श्याम के विद्यार्थी हैं। हाँ, ये हो सकता है, शिक्षक और विद्यार्थी अपोजिट हैं एक दूसरे से, विपरीत अर्थ में, है ना। या कोई और इस चीज से निकल के एक ये रिलेशनशिप ना छोड़ के कोई और वाक्य बना सकते हैं, जैसे ये रिलेशंस बता दिया हमने, पुत्र पिता का, शिक्षक विद्यार्थी का, है ना, ऐसे। तो यदि वो कोई और वाक्य हम बना ये हो सकते हैं सकता है क्या बिना मैम, जैसे संबंध कि वाले। चांद चांद रात में निकलता है, हम्म, दिन में चांद नहीं निकलता, ये वाक्य हो सकता है। क्या चांद रात में निकलता है, दिन में चांद नहीं निकलता है। ये तो एंटेलमेंट हो गया ना मैम। हाँ, ये तो है? एंटेलमेंट हो गया। नहीं निकलता। हाँ, पहला वाक्य दूसरे वाक्य को एंटेल कर रहा है, वो इसमें नहीं होगा, विपरीत अर्थ नहीं आ रहा ना। दिन और रात विपरीत हो गई यहाँ पर, सिर्फ चांद के कोई फिर मतलब ही नहीं होगा वहाँ पे। मैम हम भारत देश के वासी हैं और भारत हमारा देश है।
हाँ, तो ये भी तो एंटेल ही कर रहा है। मैम ये तो कॉन्वर्स हो गया ना। विपरीतात्मकता। हम भारतवासी हैं और भारत हमारा देश हाँ है ना, ये कहना चाह रही हो। हाँ मैम एंटेलमेंट के लिए तो एक में ये चाहिए ना, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए नेगेटिव चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एंटेल के लिए नेगेटिव ही चाहिए। आप वाक्यों में ऐसे परिवर्तन करिए कि जिससे उसका अर्थ एक सा रहे और बस मतलब देखने में सुनाई दे और दिखाई दे वाक्य। नेगेटिव होना जरूरी नहीं है एंटेलमेंट के लिए। ठीक है, चलो फिर इसमें और देखना और एग्जांपल देखना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेडिबल और पोलर एंटोनिम्स पर। ठीक है ना, पोलर एंटोनिम जैसे ध्रुवीय विलोमता। जब दो विधेय एक दूसरे के विपरीत हों तथा उसके बढ़ने एवं घटने का स्तर सदैव बना रहे तो उसे ध्रुवीय या विपरीत विलोमता कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी युग्म है ना, दो शब्दों का युग्म है यहाँ पर। जैसे कि गर्म ठंडा, है ना, बड़ा छोटा, मतलब क्या है, इनके घटने और बढ़ने का स्तर भी बना है। गर्म ज्यादा भी हो सकता है, ठंडा कम हो सकता है ना। बड़ा छोटा का भी स्तर क्या होगा, घट सकता है, बढ़ सकता है ना? तो ये यहाँ के जो ये रिलेशन हैं, ये दिन और रात चलेगा यहाँ पे। दिन और रात कैसे चलेगा यहाँ पे? दिन और रात तो विपरीत है दिन ना। और रात विपरीत है मतलब उसमें दिन और रात में कैसे तुम बताओगे कि बहुत बड़ा दिन है, बहुत छोटी रात है, ऐसे? हाँ ऐसा होता है ना, क्योंकि रात बढ़ती जाती है तो दिन छोटा हो जाता है और दिन बढ़ता है तो रात, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये तो दिन और रात डायरेक्ट नहीं पे प्रयोग कर समर में पाओगे। जैसे दिन बढ़ा रहता है बट नहीं, दिन और रात से हमारे ग्रेडेबल की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है ना। दिन और रात से गर्म और ठंडे से हमको ग्रेडेबल की प्रॉपर्टी मिल रही है कि हाँ गर्म है तो गर्म में कभी मतलब ये होगा, या तो कम गर्म हो सकता है या ज्यादा गर्म हो सकता है। गर्म से हमें ये समझ में आ रहा है, ठंडे से हमें ये समझ में आ रहा है ना। बड़े छोटे से ये है कि बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। लेकिन दिन और रात से हमको ये अर्थ नहीं आ रहा है ना कि ये रात छोटी होगी या दिन बड़ा होगा, या दिन छोटा होगा रात बड़ी होगी। ये तो हम अलग से एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं उसमें, है ना। मतलब एक ऐसे शब्द जिनसे उसके अर्थ ये में हमको फास्ट और उसकी स्लो आ ग्रेडेबल सकता है इसमें। क्या 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 बोला फास्ट था? और स्लो, हाँ, धीरे और क्या? फास्ट और स्लो, हाँ हाँ धीरा धीरे फास्ट और एंड स्लो हो तेज। सकता है। हाँ, धीरे और तेज हो सकता है। चौड़ा और पतला। हाँ, देखो बढ़ने और घटने का क्रम इसमें रहना चाहिए, है ना। मैम इसमें ये तो क्राइटेरिया नहीं है ना कि ये जोड़े में ही होने चाहिए। हाँ, ये है इसमें। होना चाहिए। हाँ, एंटोनिम्स है, इसमें ये होना चाहिए। ये भी ग्रुप वर्ड्स हैं। ठीक है, ग्रुप वर्ड्स हैं ये, तो ये जोड़े में ही होने चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना उसकी कि घटने और बढ़ने का स्तर क्या है एक साथ, इसलिए। चलो फिर नेक्स्ट है ओवरलैपिंग एंटोनिम्स, है ना, अतिसाधित विलोमता। ये इस तरह के अर्थ को रखते हैं जो एक दूसरे के अर्थ को ढकने का कार्य करते हैं, है ना। मतलब ऐसे शब्दों के युग में जो एक दूसरे के अर्थ को ढकने का कार्य करते हैं, जैसे नर्म सख्त, है ना, अच्छा बुरा। ओवरलैप कर रहे हैं जो एक अर्थ को, एक शब्द गोरा के। और काला। हाँ, गोरा और काला यूज कर सकते गोरा हैं। और काला। मतलब एक ही साथ हम दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके अर्थ को भी, कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी कर जा रहे हैं वो, कि हाँ नर्म और सख्त की बात एक साथ हो जा रही है। मैम सुख दुख भी ऐसे ही हुआ फिर। हाँ सुख दुख। हाँ, सुख दुख भी ले सकते हैं इसमें। सुख दुख तो इसमें था ना, हमारे पास बाइनरी में था सुख दुख। बट मैम वो भी तो वही है, ओवरलैप ही कर रहा है। हाँ, मैम अपोजिट वर्ड्स तो एक यहाँ दूसरे को ओवरलैप ही करने वाले। हाँ, ओवरलैप करने वाले, तो बस वही है कि देखो एग्जांपल्स में सिमिलरिटी आ गई यहाँ पर ना। जैसे देखो सुख दुख है, वहाँ भी हम सच झूठ यूज कर सकते हैं क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन बस यही है कि युग्म विलोमता में जब हम जो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम शब्दों को बता रहे हैं, और यहाँ पर ओवरलैपिंग के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग शब्दों को बता रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से इसलिए ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें और भी पॉइंट्स हैं, हेट्रोनिम है, मैरोनिम है, हाइपरनिमी, है ना।
ये आप लोगों ने पढ़े हैं क्या? मैंने होलोनिमी, नो हाइपरनिमी, मैम। हाइपोनिमी, है ना? इन सभी तो मैंने रखे नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में हम हाइपोनिमी पढ़ा था ना, अभी आपने बताया था। हाँ, हेट्रोनिम, मेरोनिम, होलोनिम और हाँ, हेलो। ये नहीं 2-3 मैम, पॉइंट्स मैम थे। बताया। तो गुड ये मॉर्निंग हम लोग सर। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, जी ये जी मैंने अभी सर, डाला बस नहीं है पॉइंट। क्लास ख़त्म करके थोड़ा-सा मैं ये बहुत कंफ्यूज करने वाले आती हूँ। पॉइंट्स हैं, तो इनके और एग्जांपल्स निकालेंगे जी फिर जी जी डिस्कस जी करते हैं, ठीक है? जी जी। नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ तक ये सब जी क्लियर मैम। हो गए ना, जितने भी सिमेंटिक रिलेशंस हमने डिस्कस किए हैं। देखो जितने यस मैम। ज़्यादा एग्जांपल्स हम लोग कलेक्ट करेंगे ना, तो जी हम जी। इनको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएँगे, है ना? ऐसा नहीं है कि हिंदी में, इंग्लिश में भी आप और एग्जांपल्स देख सकते हो। देखो हमको एक जगह प्रॉपर्टी मिली थी हिंदी और इंग्लिश को लैंग्वेज को लेके, वो उच्चारण वाली, है ना? होमोनिमी में, कि उच्चारण एक सा होगा, हिंदी में वर्तनी एक होगी तो उच्चारण एक सा होगा, है ना? लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में ज़रूरी नहीं था कि उच्चारण एक सा हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या हो गया कि वहाँ उच्चारण ज़रूरी नहीं है एक सा हो, है ना? तो हमको 2 लैंग्वेज की वजह से एक नई प्रॉपर्टी समझ में आई होमोनिमी की, है ना? तो इसी प्रकार यस से मैम। जितने एग्जांपल्स कलेक्ट करेंगे सारे सिमेंटिक रिलेशंस के, हम बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएँगे उनको, क्योंकि ये बहुत सिमिलर टर्म्स हैं एक दूसरे से, है ना? ठीक है? यस मैम। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिमेंटिक जी। रोल लेबलिंग, है ना? ये सिर्फ मैंने यहाँ पर एक छोटा-सा ओवरव्यू रखा है, डेफिनेशन हम समझेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में, ठीक? अभी सिर्फ इसके डेफिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो सिमेंटिक रोल लेबलिंग क्या होती है, ठीक है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत सिमेंटिक रोल लेबलिंग, इसको शैलो सिमेंटिक पार्सिंग भी कहते हैं, ठीक है? मतलब वह प्रक्रिया जो एक वाक्य में शब्दों या वाक्यांशों को लेबल प्रदान करती है, जो वाक्य में उनकी शब्दार्थ भूमिका को इंगित करती है। तो मतलब जैसे कि किसी वाक्य में जितने भी शब्द आते हैं, वो एक दूसरे से क्या मतलब कैसे संबंध रखते हैं, कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है? और उनके क्या-क्या रोल होते हैं, उसको डिफाइन करती है सिमेंटिक रोल लेबलिंग। जैसे कि एजेंट, गोल या रिजल्ट। अभी किसी वाक्य में एजेंट क्या है, गोल क्या है, रिजल्ट क्या है ना? ये रोल हम डिफाइन करेंगे सेंटेंस में। तो मतलब देखो अ, देखो एक पॉइंट इसका सेकंड यहाँ लिखा था मैंने। हाँ, ये है मतलब सिमेंटिक रोल लेबलिंग, यह वाक्य के अर्थ को खोजने का कार्य करता है ना? ऐसा करने के लिए यह वाक्य के विधेय या क्रिया से जुड़े आर्गुमेंट्स का पता लगाता है और उन्हें विशिष्ट भूमिकाओं मतलब रोल्स में कैसे वर्गीकृत किया जाता है ये बताता है, ठीक है? आर्गुमेंट और प्रेडिकेट्स में क्या रिलेशंस हैं, है ना? और क्या जितने भी शब्द आते हैं एक वाक्य में, उनके क्या-क्या रोल हैं, वो असाइन करता है सिमेंटिक रोल लेबलिंग में, ठीक है? अब इसको 1968 में सिमेंटिक रोल लेबलिंग के लिए पहला विचार आया था चार्ल्स जे फिल्मोर द्वारा, ठीक है? इन्होंने हेलो। इसको प्रस्तावित किया था सिमेंटिक रोल लेबलिंग को, ठीक है? उन्होंने इसमें बताया अ, कि कैसे ठीक है ना। ये कंप्यूटेशनल लेक्सिकॉन कैसे तैयार किया जाता है, जिसमें व्यवस्थित रूप से कई विधेय और उनकी संबंधित भूमिकाओं का वर्णन किया है ना? कि बराबर। लेक्सिकॉन जब तैयार हुआ, जो गाड़ी में वर्ड्स जैसे कि कलेक्शन बोलो। तैयार हुए, ठीक है? अब उनमें जब हम एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे, तो उन सेंटेंस में आने वाले तुम्ही सभी शब्द मला ना एक-दूसरे लायब्ररीमध्ये से सोडून कैसे द्या। संबंध रखेंगे, है ना? कैसे एक-दूसरे से रिलेट करेंगे, निघून चल ठीक है? और उनकी 10 क्या-क्या भूमिका मिनिटामध्ये। है, ये इन्होंने इसमें बताया था, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, देखो उदाहरण मैंने एक लिया हुआ है कि मैरी ने जॉन को किताब बेच दी, ठीक है? अब इसमें मैरी क्या है, ठीक है? सुन पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। हाँ मैम। मैरी क्या है, एजेंट है, ठीक है? जो क्या कर रही है, करता है, ठीक है? जो एक कार्य को कर रही है, करता है, ठीक है? वो वहाँ पर एजेंट मैरी है। विधेय क्या है, बेचा, ठीक है? बेच दी। विधेय किसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब विधेय में क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, है ना? वर्ब का जितना पार्ट होता है वो विधेय के अंतर्गत आता है, प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। बेचा या बेचने के लिए। अब विषय क्या है इसमें, थीम क्या है, किताब। जो चीज़ हम दे रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है? अभी हम उनको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? और फिर नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता, रेसिपेंट कौन है, जॉन है, ठीक है? तो अभी इन्होंने क्या कर दिया, अब जितने वाक्य में जो शब्द थे उनको सबको इन्होंने क्या कर दिया, एक रोल डिफाइन कर दिया, है ना? मैरी को एजेंट रोल डिफाइन कर दिया, जॉन को रेसिपेंट, है ना? मैरी क्या कर रही है, चीज़ दे मतलब कोई चीज़ को इनिशिएट कर रही है ना? कोई किताब दे रही है, कोई कार्य को इनिशिएट कर रही है, इसलिए उसको एजेंट रोल डिफाइन किया गया है ना? फिर है रेसिपेंट जॉन को, क्यों? क्योंकि जॉन क्या कर रहा है, किताब को ले रहा है,
है ना, तो वो प्राप्त करता है, तो इसलिए उसको रेसिपेंट का रोल असाइन किया गया। फिर प्रेडिकेट वर्ब के लिए यूज होता है, तो उसमें इसलिए उसको बेचा को प्रेडिकेट डिफाइन कर दिया, ठीक है। और क्या चीज़ दी जा रही है, क्या चीज़ ली जा रही है, ठीक है, तो वो क्या है, थीम काउंट होती है, तो उसको थीम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो सिमेंटिक रोल लेबलिंग है वो थीटा थ्योरी से के मतलब सिमिलर टर्म्स हैं ये लोग, इनमें दोनों में एक ही तरीके की चीज़ें यूज हो जाती हैं। थीटा थ्योरी भी यही बताती है कि कैसे सेंटेंस में प्रेडिकेट्स और आर्गुमेंट्स में रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो इसमें ग्रूबर हैं जो 1976 में इन्होंने बताया था कि वर्ब सेंटेंस में आने वाले आर्गुमेंट्स के साथ कैसे रिलेशन रखते हैं, है ना, कैसे उनका रिलेशनशिप फॉर्म होता है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ये थीटा रोल्स बताए हैं कि क्या क्या वो रोल्स होते हैं। तो जैसे एजेंट है, थीम है, इंस्ट्रूमेंट, एक्सपीरियंसर, ठीक है, लोकेशन, गोल, सोर्स एटसेट्रा, ठीक है। इसकी एक टेबल हमने टेबल ली है एक, ठीक है। इसमें बताया है कि ईच आर्गुमेंट हैज़ अ रोल टू प्ले इन अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस में जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और क्या प्रेडिकेट्स हैं वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं और उनके क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। तो पहला थीटा रोल है एजेंट। एजेंट की डेफिनेशन है इनिशिएटर ऑफ द एक्शन, ठीक है, इट वॉलंटरली डज द एक्शन, जो क्या कर रही है, एक्शन को इनिशिएट करता है। जो भी एजेंट हो किसी भी वाक्य में, एजेंट क्या करेगा, एक्शन को इनिशिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल राज इज प्लेइंग फुटबॉल, या हिंदी में जैसे इसी वाक्य को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो राज क्या है, फुटबॉल खेल रहा है ना। तो राज ने क्या किया, इनिशिएट किया है ना, राज खेल रहा है, तो यहाँ एजेंट कौन हो गया, राज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पेशेंट, ठीक है। पेशेंट में हो जाएगा, ये लिविंग एंटिटी होती है, दैट इज द टारगेट ऑफ द एक्शन, कि किस जो एक्शन जिस पे परफॉर्म किया जा रहा है वो पेशेंट होते हैं, ठीक है। द बॉय, फॉर एग्जाम्पल द बॉय हिट्स राज, ठीक है। अब यहाँ द बॉय क्या होगा, वो एक्शन को इनिशिएट कर रहा है, तो वो एजेंट होगा, ठीक है। हिट्स राज, तो उसने क्या किया, राज को हिट किया, तो राज क्या हो गया, टारगेट हो गया जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये पेशेंट हो, यहाँ पर कौन होगा, राज होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थीम। थीम क्या होती है, नॉन लिविंग एंटिटी दैट अंडरगोज एन एक्शन विच में रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है राइस कुक्ड, ठीक है, चावल पक गया है, ठीक है। तो अब थीम हमेशा सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ की जाएगी, ठीक है। जैसे हमने लास्ट सेंटेंस में देखा था, किताब थी वहाँ पर थीम, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, राइस कुक्ड, मतलब कि जो थीम क्या हुई यहाँ पर इस सेंटेंस में, राइस, ठीक है। और कुक्ड क्या होगा यहाँ पर, प्रेडिकेट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सपीरियंसर। एक्सपीरियंसर लिविंग एंटिटी विच इंडिकेट्स एक्सपीरियंसेस ऑफ इनवॉलंटरी इवेंट, द इवेंट में बी मेंटल और फिजिकल। एक्सपीरियंसर से यदि हम लिटरल मीनिंग लेते हैं तो जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, जो अपना अनुभव कर रहा है वो एक्सपीरियंसर होगा। जैसे द चाइल्ड इज स्नीजिंग, ठीक है, तो चाइल्ड क्या कर रहा है, स्नीज को एक्सपीरियंस कर रहा है ना। जो मतलब किसी भी वाक्य में जब कोई व्यक्ति कोई अनुभव कर दिखाएगा उसको कि वो ये कोई भी उसकी फीलिंग मतलब बता रहा है, या कोई भी भावनाएं बता रहा है, या कोई भी उसके साथ चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक्सपीरियंस में काउंट होगी उस व्यक्ति के साथ जो हो रही हैं, है ना। जैसे द चाइल्ड इज स्नीजिंग, तो द चाइल्ड यहाँ पर क्या है, एजेंट है ना। और फिर उसके बाद ये क्या हो गया, एक्सपीरियंसर भी हो गया। अभी क्या ये छोटा सा ही सेंटेंस है ना। जैसे सेंटेंस को बहुत बड़ा सा यदि हम लेंगे तो उसमें हम और अच्छा एजेंट और एक्सपीरियंसर को भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक सेंटेंस में एजेंट और एक्सपीरियंसर सेम हो सकते हैं यदि उन पर एक्शन हो रहा है, या वो एक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं और एक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट है गोल, टूवर्ड्स विच एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी मूव, ठीक है, कि मतलब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, द बॉय इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो बॉय कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है ना। तो मार्केट क्या है, उसका गोल है ना, गोल है, कहाँ जा, लोकेशंस को दिखा रहा है कि एंटिटी कहाँ मूव कर रही है, कहाँ, ठीक है, तो गोल है। वही देखो सेम उसी के नीचे है सोर्स, द एंटिटी पॉइंट फ्रॉम विच मूवमेंट स्टार्ट, देखो कहाँ से एंटिटी मूव कर रही है वो सोर्स है, कहाँ मूव करके जा रही है वो गोल है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली,
है ना। तो ट्रेन कहाँ से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, तो दिल्ली क्या हो गया, उसका सोर्स हो गया, है ना। Yes, द ma'am. बॉय इज गोइंग टू द मार्केट, तो बॉय कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो वो उसका गोल हो Goal गया, हो गया. मतलब गोल या डेस्टिनेशन, है ना। ये वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लोकेशन, द प्लेस वेयर एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज स्लीपिंग इन द रूम, ठीक है। अब बॉय क्या कर रहा है कि एक रूम में वो सो रहा है, तो कहाँ, मतलब कहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लोकेशन, जगह की बात कर रहे हैं, तो रूम की बात हो रही है, तो रूम यहाँ क्या हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया द बॉय इज स्लीपिंग इन द क्लासरूम, है ना, तो लोकेशन क्या हो गई, क्लासरूम हो गई, है ना। Yes, ma'am. फिर ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट, द एंटिटी विद द हेल्प ऑफ विच द एक्शन इज डन, ठीक है। जिसके थ्रू कोई एक्शन परफॉर्म की जाएगी वो इंस्ट्रूमेंट होगी, ठीक है। द बॉय इज कटिंग फ्रूट विथ नाइफ, ठीक है। तो द बॉय यहाँ पर क्या हो गया, एजेंट हो गया जो इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। कटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स यहाँ पर क्या होगा, फ्रूट Predicate. ना, Cutting fruit. Theme. थीम, फ्रूट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीम, ठीक है। विथ नाइफ, तो नाइफ के थ्रू मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई एक्शन परफॉर्म की जा रही है ना, तो वो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट काउंट होगा, ठीक है। फिर वही रेसिपेंट और बेनिफिशियरी, जो किसी जैसे कि कोई राम ने श्याम को पुस्तक दी या राम ने श्याम को पेन दिया, है ना, तो श्याम क्या हो गया, उसमें रेसिपेंट हो गया, जो भी मतलब प्राप्त करता है, जो चीज़ों को किसी से चीज़ को प्राप्त कर रहा है, कोई वस्तु को प्राप्त कर रहा है ना। द बॉय गेव अ बुक टू राज, ठीक है, जैसे यहाँ यही सेंटेंस दिया हुआ है। तो जो भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को प्राप्त कर रहा है किसी व्यक्ति से या किसी से, तो वो रेसिपेंट और बेनिफिशियरी कहलाता है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये इतने रोल्स होते हैं और भी रोल्स हैं, ये बहुत बेसिक रोल्स हैं किसी सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए, है ना। इन्हीं रोल्स के आधार पर सिमेंटिक रोल लेबलिंग की जाती है वाक्यों की, ठीक है। तो हम इनके उदाहरण हिंदी में भी बनाएंगे। मैम पेशेंट और बेनिफिशियरी में ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होगा ना फिर? नहीं, पेशेंट और बेनिफिशियरी में ये डिफरेंस है कि पेशेंट पर एक्शन परफॉर्म हो रही है, द बॉय हिट्स राज, राज को बॉय ने हिट किया, तो उस पर एक एक्शन परफॉर्म हो गई। लेकिन बेनिफिशियरी और रिसिपेंट क्या होते हैं, वो किसी चीज़ को ग्रहित कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन ऐसे नहीं परफॉर्म हो रही है, वो कोई सामान लेन देन हो रहा है वहाँ पर। बेनिफिशियरी है ना कि उसको कुछ चीज़ का बेनिफिट हो रहा यस मैम. है ना, और रेसिपेंट कोई चीज़ ग्रहण कर रहा है। अब यहाँ हिट हुआ राज, तो राज ने को मार पड़ी, तो वो उसने कोई ग्रहित की क्या, वो ऐसे टर्म नहीं, मतलब ऐसा अर्थ नहीं आएगा ना वहाँ पर। इसलिए ये डिफरेंस है दोनों में। पेशेंट वही लिविंग एंटिटी जो टारगेट ऑफ एक्शन जिस पे होगी, ठीक है, वो होगा। यहाँ भी टारगेट है, टारगेट ऑफ एक्शन रेसिपेंट और बेनिफिशियरी है, लेकिन ये कुछ चीज़ ग्रहित कर रहे हैं, है ना, इनको कुछ बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर ये टर्म यूज की जाएगी, ठीक है। यस मैम. तो हम सिमेंटिक रोल लेबलिंग में सिर्फ अभी इतना ही डिस्कस मैंने किया है, तो कुछ बेसिक मतलब समझ आया कि क्या होती है सिमेंटिक रोल लेबलिंग। चेतन, है ना, तो फिर इसको हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब अगली कक्षा में। तो मतलब ये सिमेंटिक रिलेशन और सिमेंटिक रोल लेबलिंग में अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कोई डाउट? नो मैम. सब समझ में आ गया? नहीं. क्या नहीं आया? हाँ अंजना, ये हाँ। जो है ना अब तुमने जितना बताया है, इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर देम, मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही पिछले वर्ष पढ़ी है। अच्छा, याद है या नहीं है आप लोगों को दोनों को? याद है मैम. हाँ, तो अभी अंजना एक ऐसा है कि है मैम. जी चेतन जी, आप कुछ कह रहे थे हाँ मैम. क्या? हाँ नहीं पढ़ा है, ये बोल. पढ़ा है, मतलब ये टॉपिक हुआ है, पर एक ऐसी चीज़ है ना कि आप लोगों को अभी जिस तरीके से अंजना ने बताया है, तो आपको पिछला वाला आपका नोट्स खोलो, ये जो पीपीटी है वो भी आपको शेयर कर देंगे, वो पढ़ो अच्छे से, और फिर कल जो भी आगे की कक्षा में जैसे भी प्रोसीड होगा ना, उसके कुछ उदाहरण, और इससे क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट
बिल्टअप होंगे, और सिमेंटिक रोल लेबलिंग के जो एप्लीकेशंस है वो आपको रियल में समझ में आएगा, जैसे बेनिफिशियरी और पेशेंट में क्या डिफरेंस है। तो यही होता है ना सिमेंटिक्स, उसका अर्थ क्या है। हम लोग सिंटैक्स में तो कॉमन है दोनों चीज़ें, बट सिमेंटिक्स में थोड़े वो अलग है। चलो तो अभी हम लोग यही रुक जाएंगे अंजना। जी मैम। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।